नमस्कार, मैं रवि यादव एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं और आज हम बात करने जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। चूँकि आयुष मंत्रालय द्वारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार संबोधन किया गया, 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की जो कि कल हमारे पास आई। उसमें बताया गया कि जो कोरोना वायरस है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से यानी आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इस संबंध में आज हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर कैलाश द्विवेदी। आप सभी भली भांति परिचित होंगे। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से वैश्विक महामारी के तौर पर ये रोग चल रहा है कोरोना वायरस, इसको लेकर के प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पर बात करें तो क्या हमें गाइडलाइन का पालन करना चाहिए? देखिए, जैसा कि आयुष मंत्रालय ने भी एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कुछ घरेलू उपायों के माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ा सकते हैं और किसी भी बीमारी से प्रतिरोध कर सकते हैं। तो पहले अगर उस गाइडलाइन की बात करें तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि गर्म पानी पीना, पूरे दिन गर्म पानी का सेवन करना। चूँकि मौसम बदल रहा है तो लोगों ने फ्रिज ऑन कर लिए हैं, अपने फ्रिज का पानी पीना शुरू कर दिया है। अभी ये बिल्कुल भी ना किया जाए, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ना लिया जाए, गर्म पानी लिया जाए। और गर्म पानी अगर पूरे दिन नहीं ले सकते हैं तो दिन में 2-3 बार गर्म पानी पी लें, बाकी नॉर्मल पानी पिएं, उसको फ्रिज में ठंडा ना करें। अगर फ्रिज का पानी अभी से शुरू कर देंगे तो ये नीम पर करेला सिद्ध होगा और जो मौसम जनित रोग हैं, खांसी जुकाम बुखार, वो हो जाएंगे और उन ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। अब बात करें जिस तरह से कल आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि पूरे दिन केवल गर्म पानी पिएं, तो उससे पहले सवाल पूछना चाहेंगे, ये जो विषाणु जनित रोग हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या माना जाए इन्हें? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा तो ये मानती है कि जहाँ पर कूड़ा वहाँ पर कीड़ा। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बैक्टीरिया वायरस निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए इस वायरस से और उनमें से बहुत से ठीक भी हो गए। हालांकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई मेडिसिन नहीं बनी है, फिर भी वो ठीक हो गए हैं। तो वो कैसे ठीक हो गए? वो ठीक हुए हैं अपनी प्रतिरोधी क्षमता के चलते। तो शरीर यदि शुद्ध है आंतरिक रूप से तो निश्चित रूप से प्रतिरोधी क्षमता उनकी प्रबल होगी और प्रतिरोधी क्षमता प्रबल होगी तो कोई भी वायरस शरीर पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो वायरस के जन्म लेने की बात है तो वायरस तो है ही, वायरस तो वातावरण में है ही, लेकिन वो किस पर अटैक कर जाते हैं ये देखने वाली बात है। क्या इसमें शारीरिक क्षमता का कोई रोल होता है कि जिसकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा कमज़ोर है या ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई है, उन पर किस प्रकार असर करेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक उदाहरण समझिए, जैसे हमारे घर में कोई हिंसक पशु घुस जाए तो यदि हम सक्षम नहीं भी हैं तो भी हम प्रतिरोध करेंगे, उसका पूरा प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें हमारी जान को उससे खतरा है। उसी प्रकार से शरीर की जो जीवनी शक्ति होती है, जब भी कोई रोग प्रवेश करता है शरीर में तो वो जीवनी शक्ति उस रोग से अपनी पूरी क्षमता से लड़ती है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारी जो प्रतिरोधी क्षमता है वो 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक ही परिवेश में रह रहे हैं, एक ही जैसा भोजन किया हुआ है, एक ही जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, एक ही उम्र के हैं। उनमें से एक संक्रमित हो जाता है किसी भी रोग से, दूसरा नहीं होता है। तो आपने जैसे पूछा कि प्रतिरोधी क्षमता क्या रोग से लड़ने में सक्षम है, तो ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि यदि एक ही जैसे परिवेश में रहने वाले 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति संक्रमित हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तो रोग का कारण जीवाणु बिल्कुल भी नहीं है। रोग का कारण है हमारी शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति, इम्यूनिटी पावर। जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, जिसका शरीर अंदर से शुद्ध होगा, निश्चित रूप से वो रोगों से बचा रह सकेगा। और जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक है और शरीर गंदगी से भरा हुआ है तो वो इससे ग्रस्त हो जाएगा। आपके पास एक जो आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है, आपके संस्थान को कल दिया गया चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के तौर पर जी, मैं चाहूँगा उसे एक बार आप खोलें जी। और जो निर्देश दिशा निर्देश हैं उन पर हम डॉक्टर साहब से चर्चा करना चाहेंगे कि हम चाहेंगे डॉक्टर साहब खुद ही बताएं जो संतुत दिशा निर्देश है। इसमें पूरे दिन गर्म पानी का केवल प्रयोग करें जी। आयुष मंत्रालय से 30 मिनट योगासन आपके द्वारा लाइव योगासन कराए जा रहे हैं।
अब गर्म पानी पिए, लगभग सारे लोग साथ प्रयोग कर रहे हैं इन दिनों। जी दूसरी, योग का क्या महत्व है? हाँ, देखिए योग हमारे प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ जैसे पहले हमने बात की कि जहाँ पर कूड़ा वहाँ पर कीड़ा, तो हमारे शरीर की जो आंतरिक जो गंदगी है, जो आंतरिक विष हैं जिनको विजातीय द्रव्य कह सकते हैं, उनकी सफाई करने में योग और प्राकृतिक चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के जो मल निष्कासक अंग हैं, हमारी त्वचा, फेफड़े, गुर्दे और बड़ी आंत, इन चारों अंगों को सक्रिय करने का योग एक अच्छा माध्यम है। योग और प्राणायाम के माध्यम से और जीवन शैली में परिवर्तन करके हम अपने इन चारों जो अंग हैं, जो मल निष्कासक अंग हैं, उनको सक्रिय कर सकते हैं। और जब वो अंग सक्रिय हो जाएंगे, उसके पश्चात जो शरीर में ऊर्जा आएगी हमारे भोजन से, हमारे खान पान से, वो ऊर्जा निश्चित रूप से हमारे शरीर में जो प्रवेश कर रहे हैं वायरस, जीवाणु, उनसे प्रतिरोध करेगी। इसमें डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, तीसरे स्थान पर दिया हुआ हल्दी, जीरा, धनिया, जी, इसका क्या महत्व है? सब मसालों का प्रयोग करें। हाँ बिल्कुल, देखिए हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन, ये जो मसाले हैं, ये लगभग सभी मसाले एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में कामयाब होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग आयुष मंत्रालय ने बताया है, तो इनको ज़रूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। एक बात बताते चलूँ कि आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा, कई किताबें छोटी छोटी स्टैंड, रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड पर मिलती हैं, जिसमें लिखा होता है रसोई से आपका स्वास्थ्य। तो आज ये पहला जो तीसरा पॉइंट है जो बताया गया, हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन आदि, तो ये रसोई से जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रारंभ होती है उसका प्रारूप है, इसको मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं। गतिरोधक क्षमता की बात करें, उसमें च्यवनप्राश का प्रयोग दिया हुआ है। हाँ, च्यवनप्राश को आमतौर पर लोग कहते हैं कि जाड़ों में लेना चाहिए, लेकिन पहली बार आयुष मंत्रालय ने शायद इसको लिखित में दिया है कि 10 ग्राम सुबह लें। जी, तो गर्मियों का दिन चल रहा है, एक भ्रांति है कि लोग गर्मियों में च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज दिया है। हाँ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, च्यवनप्राश का जो अधिकांश जो च्यवनप्राश बनता है उसका बेस आंवले का होता है। आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, और विटामिन सी और विटामिन डी, दो विटामिन ऐसी हैं जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो यदि हम 1 चम्मच च्यवनप्राश का प्रयोग करेंगे तो प्रचुर मात्रा में विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी, जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएगी। तो आप इसे ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, जो मधुमेह रोगी हैं वो शुगर फ्री लें, बाकी सामान्य व्यक्ति जो सामान्य च्यवनप्राश है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी, अगले सवाल की ओर चलेंगे। कल जिस प्रकार आपने सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा काढ़े का प्रयोग किया गया, चलते चलते उन्होंने कहा कि काढ़े का प्रयोग करें, और चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा में काढ़े का अपना विशेष महत्व है, तो डॉक्टर कैलाश द्विवेदी जी बताएंगे कि काढ़े का जो कल उद्बोधन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो वो सर जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था और उन्होंने लोगों को बताया काढ़ा, उस पर विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे आपसे। जी, देखिए, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि काढ़े का प्रयोग करें, तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारी शुरुआत चाय या कॉफ़ी से होती है, बिल्कुल, जो कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ाती है और प्रतिरोधी क्षमता को घटाती है। यदि इस समय सामान्य जो हमारा आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसको देखते हुए ये देखा जाए कि यदि जो काढ़ा जो बताया गया है आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में, उसका प्रयोग किया जाए तो हमें 2 लाभ होंगे। एक तो ये होगा, देखिए कोरोना वायरस जो है, पहले उसकी जो अवस्थिति है वो हमारे गले में ही होती है। बिल्कुल, जो वायरस है वो गले में टिकता है और काफ़ी समय तक गले में ही रुका रहता है। यदि हम उस काढ़े का प्रयोग करेंगे तो हमें एक लाभ तो ये होगा कि काढ़ा चूँकि गर्म पानी होगा, बेस उसका गर्म होगा, इसलिए उस गर्म पानी के माध्यम से वो जो गले में वायरस हैं, एक तो वो श्वास नली में जाने के बजाय हमारे आमाशय में चले जाएंगे जी। और दूसरा, जो काढ़े के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो इतनी मतलब गर्म हैं कि यदि कहीं कोई कफ जनित कोई रोग है तो उसको भी समाप्त करेंगे। जैसे लौंग है, दालचीनी है, अजवाइन है, इत्यादि चीज़ें जो हैं वो कफनाशक हैं। तो कफनाशक होने की वजह से वो कफ वहाँ से हट जाएगा और हमारे आमाशय में जाकर यदि उस कफ में वायरस है उपस्थित, तो वो जब आमाशय में पहुँचेगा तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा जी, और हम संक्रमण से बच जाएंगे। ठीक है, काढ़े का प्रयोग बताओ आप, लोगों तक शायद पहुँच गया हो, और लेकिन नहीं पहुंचाया तो बता देता हूँ संक्षेप में। काढ़ा का जो प्रयोग बताया गया है वो तुलसी,
दालचीनी, काली मिर्च, सूखी सुंडी यानी सूखी अदरक और मुनक्का से बनी हर्बल टी काढ़ा दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। स्वाद के अनुसार आप इसमें गुड़ और ताज़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। बिल्कुल। अगली और चलेंगे गोल्डन मिल्क, 150 ग्राम गर्म दूध और हल्दी चूर्ण का इसमें बताया गया, क्या प्रयोग माना जाए इससे? हाँ बिल्कुल, देखिए दूध, वैसे दूध को कफकारक माना जाता है कि कफ जनित रोगों में दूध का प्रयोग हम लोग मना करते हैं, लेकिन जब उसमें हल्दी का प्रयोग हम कर देते हैं तो चूंकि हल्दी एक एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल औषधि है, तो उस दूध का संस्कार बदल जाता है हल्दी का चूर्ण मिलने से, और हमारी जो प्रतिरोधी क्षमता है वो तो बढ़ती ही है, और यदि कफ जनित कोई रोग हैं, उनकी शुरुआत हो रही है, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दूध में हल्दी का प्रयोग करके ही उसको लेना उचित है। जिस प्रकार बताया, नाभि में हम लोग कई प्रकार के तेल लगाते हैं, तिल का तेल लगाते हैं, गौरस लगाते हैं, गाय का घृत लगाते हैं जी। इसमें भी प्रयोग दिया गया कि तिल का तेल, नारियल का तेल मुंह में लेकर कुल्ला करें और उसे नाक में लगाएं, तो ये क्या महत्व है? क्या विषाणु रुक जाएंगे इससे? देखिए, आयुर्वेद में एक क्रिया है जिसको नस्य क्रिया बोलते हैं, जो पंचकर्म के अंतर्गत आती है। तो उस नस्य क्रिया में हम नासिका के अंदर कुछ आयुर्वेदिक तेलों का प्रयोग करते हैं, जिनके द्वारा जो हमारे गले में कफ है वो कफ बाहर निकल जाता है। तो जैसे आयुष मंत्रालय ने बताया है कि तिल का तेल या गाय का घी, इसको पहले तो इन्होंने जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है उसमें नस्य के रूप में सुबह शाम तिल, नारियल का तेल या घी, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे ड्रॉपर से नासिका के अंदर 2 बूंद टपका लिया जाए और श्वास से खींच लिया जाए अंदर गले में, तो बारी बारी से दोनों नासा छिद्रों से इस प्रकार से क्रिया कर ली जाए, तो उससे वो गले तक पूरा पहुँचेगा। जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे तिल का हो या घी हो, गले में लुब्रिकेशन होगा, तो जो कफ जो चिपक गया है हमारे गले में, वो फेफड़ों में जाने के बजाय या तो बाहर निकल जाएगा या आमाशय में चला जाएगा और आंतों के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ये थी सारी बातें प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काढ़े का प्रयोग करें, योग करें, व्यायाम करें। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब चलते चलते पूछते हैं कि आप अपने अनुसार, आपका जो अनुभव है प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के, उसके अनुसार क्या आप सलाह देना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, जैसे कि पहले ही आपसे चर्चा हुई कि प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि शरीर यदि हमारा दूषित है तो कोई भी रोग, कोई भी जीवाणु हमारे ऊपर अटैक करेगा। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है जीवाणु रोग का कारण नहीं है, जीवाणु के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न हो जाती है विजातीय द्रव्यों के माध्यम से, वो रोग का कारण है। तो हमें वो कूड़ा हटाना है, वो गंदगी हटानी है, और उस गंदगी को हटाने के लिए हम अपनी त्वचा को सक्रिय करने के लिए घर में, देखिए प्राकृतिक चिकित्सालय में जाना तो संभव नहीं है इन लॉकडाउन के दिनों में, तो हम कुछ ऐसे उपाय आपके साथ शेयर करेंगे जो घर बैठे हम अपना शरीर का शोधन कैसे करें आंतरिक रूप से। तो उसमें सबसे पहले दिनचर्या, हम जीवन शैली में कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे। एक तो सूर्योदय के पहले उठना, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उसके बाद में अपना ब्रश करके शौच इत्यादि जाने के पहले गर्म पानी पीना है, 2 गिलास 3 गिलास गर्म पानी पीकर, और कुछ अभ्यास जैसे कि हम सुबह आजकल अपना लाइव योगा क्लास में भी बताते हैं कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये 3 ऐसे आसन हैं। आप लोग इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तीनों आसनों को करने के बाद में शौच के लिए जाएं तो पेट एकदम से साफ़ हो जाएगा। ये अर्ध संक प्रक्षालन जैसी स्थिति बनेगी। तो पेट साफ हो गया मतलब आपने शरीर का एक मल निष्कासक अंग सक्रिय कर लिया, बड़ी आंत आपकी क्लीन हो गई और बड़ी आंत सक्रिय हो गई। उसके पश्चात हम स्नान करने से पहले जो सुबह की धूप है 7 बजे से 8 बजे के बीच की जो धूप है, विटामिन डी से बोलते हैं, यस, उसमें बैठेंगे। और यदि आप गांव के निवासी हैं तो मिट्टी का लेप भी कर सकें शरीर पर तो सोने पर सुहागा होगा। पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा के और 1 घंटे के लिए धूप में बैठ जाइए। अगर मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य रूप से 1 गिलास ताज़ा पानी पीजिए, सिर के ऊपर गमछा रखिए या कोई सौफी, कोई तौलिया भिगोकर उसे माथे पर लपेट लीजिए और धूप में बैठ जाइए। आधा घंटा 45 मिनट तक खूब पूरे शरीर को नंगे बदन धूप लगने दीजिए। तो उससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमें मिलेगी जो हमारी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा जो काम होगा
वो ये होगा कि हमारे रोम छिद्र सक्रिय हो जाएंगे और उनके माध्यम से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, और वो पसीना जो निकलेगा वो शरीर के टॉक्सिन्स होंगे। तो हमने त्वचा को भी सक्रिय कर लिया अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके। तीसरा जो काम हमें करना है वो, जैसे कि आयुष मंत्रालय ने बताया है कि पूरे दिन गर्म पानी पिएं, तो कोशिश करें आप फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, अधिक से अधिक जितना संभव हो सके गर्म पानी पिएं। कहीं पर व्यवस्था नहीं है तो नॉर्मल पानी पिएं। बाकी दिन भर में गर्म पानी जब आप पिएंगे तो आपके गुर्दे सक्रिय हो जाएंगे। गुर्दे शरीर से अधिक मात्रा में टॉक्सिन्स निकालना शुरू कर देंगे मूत्र के माध्यम से। तो 3 काम हमने कर लिए, अपनी बड़ी आंत को सक्रिय कर लिया, अपनी त्वचा को सक्रिय कर लिया, अपने गुर्दों को सक्रिय कर लिया। चौथा जो काम है अपने फेफड़ों को सक्रिय करने वाला, तो उसके लिए योग में आधा घंटा, जैसे आयुष मंत्रालय ने बताया है, तो आप आधा घंटे में कुछ आसन और बाकी प्राणायाम करिए। और एक ऐसी क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, जो आपके फेफड़ों के लिए और गले के लिए इतनी उपयुक्त है कि यदि किसी को ENT से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित कोई रोग है और वो डायग्नोज नहीं कर पा रहा है, तो वो इस क्रिया को करेगा, तो 5वें दिन के बाद में वो इस क्रिया को नहीं कर पाएगा यदि उसके फेफड़े संक्रमित हैं, गला संक्रमित है। और यदि नहीं है संक्रमित तो उसके फेफड़े मजबूत होंगे, गले ENT से संबंधित जो रोग हैं, जो अंग हैं वो मजबूत होंगे, और कोई भी रोग उन पर अटैक नहीं कर सकेगा। इस क्रिया का नाम है सिंह क्रिया, और ये सिंह क्रिया सभी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, रोगी, स्वस्थ, हाई BP पेशेंट, लो BP पेशेंट, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही बात ध्यान रखिए कि खाली पेट करना है, करने के बाद तुरंत भोजन नहीं करना है, कम से कम आधा घंटे तक भोजन नहीं करना है, और इसे प्रारंभ में 11 से अधिक बार नहीं करना है। और जो हम बोल रहे हैं ये देख के तो बिल्कुल नहीं करें, बाद में आप इसे देखें, आराम से बैठ जाएं आसन में, उसके बाद ही इस क्रिया को करें। साधारण सी क्रिया है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। आप इसको करेंगे तो फेफड़े आपके सक्रिय हो जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले पालती लगा के बैठ जाना है ज़मीन में, दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों पर टिका लेना है, और घुटनों पर टिकाने के बाद में पेट को थोड़ा ऊपर खींचना है, अस्थिपंजर थोड़ा ऊपर आ जाए ये। उसके बाद में अपनी जीभ को बाहर निकाल लेना है, और जीभ को बाहर निकाल कर गले को थोड़ा सा संकुचित करके श्वास प्रश्वास करना है 11 बार। कैसे करना है दर्शक देखें। ग्यारह बार इस तरह से हो जाए, उसके पश्चात इसकी उल्टी क्रिया करनी है। अपनी जीभ को उलटकर तालू में लगा लेना है, और तालू में लगाने के बाद इस प्रकार से 11 बार करना है। जैसे एक क्रिया हो जाए, उसके बाद श्वास को अंदर भर लेना है, और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक श्वास को अंदर ही रोक कर रखना है, बिना श्वास लिए। उसके पश्चात अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने गले पर मसाज करनी है, सलाइवा को अंदर निकलना है। तो ये क्रिया थी सिंह क्रिया। इसके माध्यम से ENT से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं, वायरस ही नहीं। यदि थायराइड संबंधी कोई प्रॉब्लम है या नाक कान गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ फेफड़े हमारे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन इनहेल कर सकेंगे, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो हमने अपने फेफड़ों को इस प्रकार से सक्रिय कर सकते हैं। तो ये 4 अंगों को सक्रिय कर लें तो वायरस ही नहीं, कोई भी रोग शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। आज हमारे साथ मौजूद रहे प्राकृतिक चिकित्सा पर जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर कैलाश द्विवेदी,
जो वृंदावन से हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे, योगाचार में हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जिस प्रकार से रोगों का निवारण डॉक्टर साहब ने बताया, उसके अनुसार हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रयोग करें। साथ ही साथ गर्म पानी कम से कम अवश्य प्रयोग करें। यदि आपको योग वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, आप योग कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी का प्रयोग अवश्य करें। अपने दैनिक दिनचर्या को सुधारें, सुबह जल्दी उठें, इसके साथ साथ धूप का सेवन अवश्य करें, विटामिन डी का प्रयोग लें और विटामिन सी का भी आप प्रयोग फलों के रूप में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह आपको सूर्य उदय से पहले उठना है और शारीरिक शक्ति को अपनी को मजबूत करना है। इन दिनों चूँकि आप सभी लोग घर में हैं, तो घर में विभिन्न प्रकार के योग आसन करके भी आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी दी इजाज़त। आभार। नमस्कार। नमस्कार।